हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बेटे सेट और फंक्शंस की बात हमने करनी है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी रियल लाइफ के अंदर। सेट्स एंड फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। वो सेट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। दो पोर्शन हैं इस सेट्स के चैप्टर के। एक सेट्स के ऊपर है और एक फंक्शंस के ऊपर है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेट्स के ऊपर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, देन हम फंक्शंस की बारी तो लेके आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम इसके यूनिट नंबर 3 से। तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें कि इसमें अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है, तो पहले हम तो एक तो इसके वी विल ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेट थ्योरी फंक्शंस। अब इसको हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट हम करेंगे इसके मैथमेटिकल पैटर्न के साथ कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल पैटर्न। उसके बाद स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। तो बात मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल पैटर्न। हाईलाइट करके दिया हुआ है, अंडरलाइन किया है। A mathematical pattern is a predictable arrangement of numbers, shapes or symbol that follows a specific rule or relationship. यानी कि आपके पास एक ऐसा प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जिसके बारे में आप बता सकें, कर सकें कि उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो लेट सी दिस एग्जांपल। ये जो मेरे पास एग्जांपल आपको दिखाई भी दे रही है कि यहाँ पर ये जो आपके पास एग्जांपल है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रही है वो मेरे पास 1 है, नेक्स्ट मेरे पास 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है और यहाँ पर 13 है। और यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करने से ही मुझे पता चल रहा है कि अगर 4, 7, 10 और 13 है तो नेक्स्ट टर्म मैं बड़ी आसानी के साथ बता सकता हूँ। जो सिक्स टर्म होगी इसकी वो बेसिकली क्या होगी, वो मेरे पास 16 होगी। अब कैसे ये मैं बता रहा हूँ, तो ये बेसिकली इस तरह से बताया जा सकता है कि मेरे पास इनके अंदर बेसिकली हमारे पास जो टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म है तो उसमें मैंने क्या चीज़ ऐड की है। कहते हैं कि 3 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसी तरह से 3 ऐड किया जाता है नेक्स्ट टर्म के अंदर तो मेरे पास 7 आ जाता है। 7 में 3 ऐड करता हूँ तो 10 आ जाता है। तो इट मीन्स कि द अबव पैटर्न शो दैट द एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग 3 इन द प्रीसीडिंग टर्म। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिडिक्टेबल रूल है और ये पैटर्न एक्सटेंड हो रहा है कंटिन्यूसली और मेकिंग इट इज अ सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है। अच्छा, एक और सीक्वेंस को कंसिडर करते हैं। ये बड़ा ही मशहूर सीक्वेंस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए बेटा, फाइबोनेकी सीक्वेंस, यहाँ पर मैं इसको शो मैंने किया है कि ये मेरे पास ऐसा सीक्वेंस है जो कि मेरे पास 0 और 1 दो टर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट टर्म है ये कैसे आती है, इसके बारे में क्या प्रेडिक्टेबल रूल है, ये किस तरह से बताया जा सकता है। तो इसको ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि ये ऐसा सीक्वेंस है जो हर जो नेक्स्ट टर्म है, एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय द एडिंग प्रीसीडिंग टू टर्म्स। प्रीवियस जो दो टर्म्स हैं उनको ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म इसकी जो है ना वो मिल रही होती है। तो देखें यहाँ पर ये चूंकि ये फर्स्ट और सेकंड टर्म से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ये 1 की बात करूँ तो इससे प्रीवियस जो टू टर्म्स है वो 0 और 1 है। 0 और 1 को जब प्लस करूंगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये इसकी थर्ड टर्म मिल रही है। तो नेक्स्ट में देखो तो प्रीवियस टू टर्म्स अब क्या बन जाती हैं, 1 और 1। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म की बात करूँ तो विच इज इक्वल टू 3। अब इसकी प्रीवियस जो दो टर्म्स हैं वो मेरे पास 1 और 2 बनती हैं, इनको प्लस करने से 3 आता है। सेम इसी तरह से 3 और 2 को ऐड करने से 5 आएगा, फिर 5 3 ऐड करने पर 8 हो जाएगा और 8 5 ऐड करने पर 13 होगा और 13 और 8 को ऐड करने पर 21 आ जाएगा। अप टू सन ये बात चलती जा रही होगी। ये मेरे पास एक फाइबोनेकी सीक्वेंस है और उसकी जर्नल फॉर्म यहाँ पर ये है। अच्छा, ये जर्नल फॉर्म का मतलब क्या है? ठीक है, मैंने कहा कि ये सीक्वेंस मेरे पास स्टार्ट होता है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से। अगर मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म को निकालना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, ये सीक्वेंस जो कि फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है, सीक्वेंस चूंकि नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने बात की कि ये जो सीक्वेंस है वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर मैं n जो है वो 2 से बात शुरू करता हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर फिर प्लस एफ एन माइनस 2 है तो 2 माइनस
2 होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो बेटे ये 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो F1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर F1 और F0 इन दोनों की वैल्यू उसने बताई हुई थी जनरल फॉर्म के अंदर। F0 जो है मेरे पास क्या है वो 0 है और F1 क्या है वो 1 ही है। तो 1 प्लस 0 ये मेरे पास क्या होगा ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो टर्म है वो n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से जब बात शुरू की तो इसकी जो टर्म आ रही है वो मेरे पास 1 आ रही है। ठीक है, यानी कि इस प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करने से ये मेरे पास इसकी टर्म मिल रही है। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं यानी कि 3 से बात शुरू करूं, ठीक है, तो मेरे पास इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एफ एन, यहाँ पर एन जो है वो मेरे पास 3 है। 3 की बात करूंगा तो इसका मतलब मुझे तीसरी टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से देखें कि मेरे पास एफ 3 - 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 और ये 3 - 1 की बात करूंगा तो F2 होगा प्लस F1 आ जाएगा। तो जो कि मेरे पास F2 की बात करूं तो यहाँ पर बात करूं तो बेटे ये जो मेरे पास है F2 की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, जो कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 की बात की थी। तो F2 की वैल्यू 1 है और F1 की वैल्यू भी मेरे पास 1 है। तो ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये 3 की बात हो रही थी, इसका मतलब ये मेरे पास थर्ड टर्म इसकी जो है ना वो मेरे पास वो कैलकुलेट हो रही है, जो कि इसका सेकंड टर्म जो है वो कैलकुलेट हो रही है। ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाता है। इसी तरह से ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म्स चलती जाएंगी, इनफाइनाइटली जो टर्म्स हैं वो आप कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बड़ा ही मशहूर सा सीक्वेंस था जो कि फाइबोनैची सीक्वेंस था। चलें अब हम बात शुरू करते हैं कि नेक्स्ट सेट के ऊपर। अक्सर आपने सुना होगा कि हम यूज़ कर रहे होते हैं कि वेरी familiar with the notation of sets since the word frequently used in everyday speech. For instance, we say that water set, tea set, sofa set. अब ये जो वर्ड है ये एक ऑर्डिनरी सा वर्ड था, इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में लेके आया। ठीक है, उसका नाम था, एक मैथमेटिशियन था जो कि जर्मन मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। उसने जो है ना ये सेट को जो है ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और उसने इसकी मदद से बहुत सी चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड किया था। रिलेशंस को अंडरस्टैंड किया, फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया। स्पेशली इसका काम जो है ना वो सेट के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है ना वो अंडरस्टैंड किया और उसके मोर इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को जो है ना वो स्टडी कर लिया था विद द हेल्प ऑफ सेट। तो चलें हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि सेट है क्या। ठीक है, की डेफिनेशन जो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सेट को बेसिकली मैंने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज सेट। तो सेट यहाँ पर ये है कि सेट इज अ डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आपकी बुक के अंदर भी डिस्क्राइब हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि सेट इज अ collection of that is a collection of well defined distinct objects, numbers or elements so that we may able to decide whether the objects belongs to the collection or not। यानी कि वो जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं वो बिलोंग करते हैं यानी कर रहे होते, उसके बारे में हम डिसाइड कर सकें, इस तरह की वो कलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो कैप और ये बात याद रखें कि सेट को हमेशा वी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ डिनोट होता है। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली हमेशा किससे डिनोट होते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े होते हैं वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट की मदद से डिनोट किए जा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ सेट की। ठीक है, तो सेट की कुछ एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, तो बेटे पहली जो इसकी एग्जांपल है मैं यहाँ पर, चूँकि मैंने कहा कि सेट जो है वो बस कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, तो एग्जांपल में
कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मैं यहाँ पर एग्जांपल ऐसी लिखूंगा जो कि सेट्स होंगे, और कुछ मैं ऐसी भी एक आधी लिखूंगा जो कि जिसके बारे में आप बता सकें कि क्या वेदर इट इज़ अ सेट और अ नेट सेट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक सेट है जिसमें उसको नाम दे देता हूँ कैपिटल लेटर से 1 2 3 4। अब ये मेरे पास, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये मेरे पास सेट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो वेल डिफाइन है। अब वेल डिफाइन का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइन? वेल डिफाइन मीन्स दैट के वेदर द कलेक्शन जो आपने कलेक्ट की है वो जो आपके पास है उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, उसके बारे में हम क्लियर तो कोई शकूक व शुबहत तो नहीं है, क्या वेदर उसके बारे में हमें समझ भी है या नहीं है। तो ये वेल डिफाइन होता है, यानी कि उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो आपके पास कभी चेंज नहीं हो सकते, यानी कि थोड़ा टाइम गुजरे तो उसके बाद वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो चेंज नहीं होता वो बेसिकली हमारे पास वेल डिफाइन होता है। तो ये वेल डिफाइन है, 1 2 3 4 वेल डिफाइनिंग है। और यहाँ पर जो आपके पास एक और एग्जांपल को मैं डिस्कस करता हूँ, क्या ये मेरे पास जो है ना वो वेल डिफाइन है कि नहीं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि थॉट्स ऑफ थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो थॉट्स हैं, ठीक है, क्या ये वेल सेट है कि नहीं, थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मेरे पास ये सेट नहीं है। वाई दिस इज नॉट अ सेट? बिकॉज ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है थॉट्स की, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड किस तरह से नहीं है, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं, अभी अगर मैं बात करूं, अभी अगर आप क्लास में हैं तो हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे हो और सेट्स के बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में ये बात चल रही है। मैं अभी 10 मिनट के बाद कोई नेक्स्ट टीचर आपको जो है ना वो पढ़ाता है, तो इसका मतलब है वो आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, यानी कि आपकी सोच अब चेंज हो चुकी है। योर थॉट्स विल बी चेंज आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो जब ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो इट मीन्स कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स ये जो कलेक्शन ऑफ थॉट्स हैं ये बेसिकली सेट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था कि व्हाट इज़ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो अलग अलग, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेट हैं और कॉमे की मदद से हम सेपरेट कर रहे होते हैं विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास सेट की। तो नेक्स्ट जो बात है कि मेरे पास व्हाट आर द वेज, अब वेज के हैं। तो पहला जो आपके पास मेथड है वो मेरे पास क्या है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव जो है बेसिकली आपके पास नाम से याद है कि ये कहाँ से निकला हुआ है, ये बेसिकली मेरे पास डिस्क्राइब से निकला है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ ना कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, इसमें सेट को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है इन द वर्ड। अ सेट इज a set is may be described may be described may be described in words। अगर तो वो वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है तो बेसिकली हमारे पास क्या सेट्स है। अब इसकी एग्जांपल को अगर मैं डिस्कस करूं कि क्या इसकी एग्जांपल होगी, एक एग्जांपल इसकी जो है वो थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव है। तो इसका मतलब है ये बेसिकली मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर जो है ना वो सेट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर ये सेट है तो दूसरी एक और एग्जांपल इसकी बात कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि एक और सेट है जिसको मैं नाम दे देता हूँ कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। इसमें मे भी मैंने ये सारे सेट को बेसिकली किस फॉर्म में लिखा है, डिस्क्राइब ही किया ना, इन द वर्ड्स। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, वर्ड्स की फॉर्म में जो भी आपके पास सेट लिखा होगा वो बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट कहलाती है। तो ये पहला हमारे पास मेथड था सेट को जो है ना वो लिखने का। अब इसके दूसरे मेथड की तरफ हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा मेथड इसका क्या है। दूसरे के अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स।
यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम एनलिस्ट कर दें, ठीक है, तो वो बेसिकली जो सेट की फॉर्म कहलाएगी वो बेसिकली हमारे पास टेबुलर फॉर्म कहलाती है। इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की ना, सारी एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ। यानी कि पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है और उसी को अब मैं इसके अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है ना वो लिखता हूँ। पहले मैंने बात की कि सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वाउल्स की बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स अगर मेरे पास हैं तो उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं सेट को ए का नाम देता हूँ, उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, पहला एलिमेंट क्या होगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इस सारे एलिमेंट्स को मैंने विद इन द ब्रैकेट्स जो है ना वो लिख लिया हुआ है। तो ये बेसिकली जो आपके पास सेट लिखा हुआ है, बेसिकली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के अंदर आप एलिमेंट्स को हमेशा एनलिस्ट करते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस की कि वो थी कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है कि वो बेसिकली हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू हो रहे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर की बात की तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये भी मैंने अब डिस्क्राइब कर लिया है, विद इन द ब्रैकेट्स एलिमेंट्स को लिस्ट किया हुआ है। तो इट मीन्स कि ये बेसिकली हमारे पास कौन सा मेथड है, टेबुलर फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि जिसका जो तीसरा मेथड है सेट को लिखने का, वो क्या है, वो हमारे पास, ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है कि इसमें हम किस तरह से एलिमेंट्स को लेकर चल रहे होते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और अ लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। अच्छा, इसको भी मैं एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। पहले मैंने ऊपर जो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वो बेसिकली वाउल्स की बात की थी ना, इसको अगर मैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हम बात करें, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मैं एक सेट कहता हूँ कि ए, इसमें मैंने कहा कि हमने एक एलिमेंट लेना है ऑर्बिट्रेरी। ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब है कि आप एक एलिमेंट लेंगे और उसके ऊपर एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि सारे एलिमेंट्स के लिए होगी। तो उस एलिमेंट्स की मदद से हम सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि एक ए सेट है, उसमें एक्स एलिमेंट पड़े हुए हैं। इस वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि सच दैट के एक्स के जो एलिमेंट पड़े हुए हैं सेट के अंदर वो किस तरह के होंगे। ठीक है, एक्स इज अ वोवल वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखें यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जो कि एक्स था और उसके साथ मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी कि वो जितने भी एक्स आपके पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे उसके ऊपर एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो सारे के सारे इंग्लिश के अल्फाबेट के वावल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेट को लिखने का तरीका है वो बेसिकली हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिस्कस की है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंदर भी मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ एक्स, सच दैट एक्स जो है बेसिकली किससे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग कर रहा होता है मेरे पास नेचुरल नंबर से। यहाँ पर ये कहा जा सकता है एक्स इज अ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, एक्स इज अ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखने का तीसरा मेथड्स है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें तो मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं पेज बुक पे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं कि सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर है। ये बात याद रखनी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, इनको जो है ना वो हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब पहला जो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है ना बेटे, याद रखें कि ये हमारे पास 1 से शुरू हो रहे होते हैं ऐसे एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है और ये अप टू सोन चलते जा रहे होते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स है। होल नंबर की डेफिनेशन ये है कि अगर व्हेन वी ऐड जीरो इन द नेचुरल नंबर वी गेट द होल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स
दैट आर नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव बट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, यानी कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी शामिल है इसी तरह से, लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर इसमें शामिल नहीं होते। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, लाइक 1 3 5 7 9 11 अप टू सो, ये ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स is denoted by the capital letter E. In this set, the elements which are divisible by 2, it means 0, 2, 4, 6, 8 up to so on. The next set is the prime number, set of prime number. The definition of a prime number, what is a prime number? And prime number is always positive number, and that number is called a prime number which have only two positive divisor. The first one is a 1 and the second one is its self number. Any number that have a two positive divisor is called a prime number. The first prime number is 2. 2 is a prime number. Why this is prime number? Because 2 have only two positive divisor, that is 1 and itself 2. The second prime number is 3. 3 is also have a two positive divisor which is 1 and 3. The next number is 5. The 5 is also have a two positive divisor which is 1 and 5. And that's next number, prime number is 7, 11, 13, 17 up to so on, 19, 23, 29, 31, 37 up to so on. तो ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ हमने, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था। ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो कि मेरे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे नंबर्स होते हैं, वो कहता है कि जो कि मेरे पास, अच्छा यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये अभी जो हमने डिस्कस किया है कि बेसिकली हमारे पास सेट को एक लिखने का तरीका है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म, उसने कहा कि एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स किस तरह का होगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास एलिमेंट होंगे, और पी क्यू उसने बिलोंग करवाया, वेयर वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करवाया, जी के साथ, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूँ 2/3, ये मेरे पास रैशनल है जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म है, और पी और क्यू मेरे पास इंटीजर से है और डिनोमिनेटर के अंदर जीरो भी नहीं आ रहा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 3/2 भी एक रैशनल नंबर है, इसी तरह से 4/7 रैशनल है, ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। पर एक बात याद रखें, ठीक है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर every integer is also a rational number। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लें, पहले भी अब डिस्कस कर चुके होंगे। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। व्हाई एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? लेट्स सपोज मैं एग्जांपल करता हूँ कि 3 इज इंटीजर, इट्स अ रैशनल नंबर, बट you may see that this is not in the form of p or q. Actually this number is also in the form of p over q. How? If there is a no number in the denominator, we consider it is 1। अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास 1 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर है, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो इसी तरह से इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वे पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये हमारे पास बात है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। अच्छा, उसके बाद आगे जो डिस्कशन है कि मेरे पास रियल नंबर्स की, अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए, उनका यूनियन ले लिया जाए, यानी यूनियन का मतलब यहाँ पर बेटे कंबाइन करना है, तो वो मेरे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, ठीक है।
अब आगे कुछ हम इम्पोर्टेंट सेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नाम से आपको जाहिर है कि सिंगलटन सेट क्या होगा। ठीक है, सिंगलटन सेट ऐसा सेट है, सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट with only one element, one element is called सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, सिंगलटन सेट। तो ये सिंगलटन सेट है। इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एक एग्जांपल में कोई भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के अंदर एक सेट को नाम देता हूँ ए का, और उसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसको टू का नाम दे देते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, विच इज टू। इट मीन दिस इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, द नेक्स्ट सेट, important set is which is empty set. what is empty set? नाम से आपको दिख रहा है कि सुन रहा है, empty का मतलब होता है खाली। इट मीन्स कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, empty set। एम्प्टी सेट को हम बहुत से नामों से जानते हैं। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर नल सेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी सेम ही है। और इसको जो है वो वॉइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट का ये नाम भी है, वॉइड सेट है या नल सेट है। ये सेम बात है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। अ सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। और इसकी जो नोटेशन है, व्हाट इज अ नोटेशन? ठीक है, द सेट विद नो एलिमेंट, यानी कि उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो मेरे पास एम्प्टी सेट, नल सेट और अ वॉइड सेट। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एग्जाम्पल्स इसकी इसकी नोटेशन क्या है? अगर इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखना है तो इसकी जो नोटेशन है, व्हाट इज द नोटेशन ऑफ नल सेट और अ वॉइड सेट? नोटेशन यानी इसको लिखते किस तरह से? इसको बेटे लिखने का तरीका ये है कि या तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर आप इस तरह से खाली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट एक बात याद रखें, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। सम टाइम बच्चों ने इस तरह से लिखा होता है कि एम टी सेट की ये ब्रैकेट लगाते हैं फिर उसको क्लोज कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। इस तरह से कभी नहीं लिख सकते। या तो ये वाली ब्रैकेट लगे, ये लगेगा, या फिर ये स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ ही शो हो जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट है। बट इस तरह से आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं किया जा सकता। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, आगे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सेट्स की डेफिनेशंस हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ बारी बारी। द फर्स्ट वन इज इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स की बात करें तो ये बेसिकली मेरे पास सेट से रिलेटेड बातें हैं। इसमें दो सेट्स की बात होगी। अब इक्वल का मतलब क्या होता है? एक जैसा। इट मीन्स इफ वी हैव अ टू सेट्स, ठीक है, वी हैव अ टू सेट्स that have the same number of elements. ठीक है, a set A and B are equal if they have exactly the same elements, or if the every element, दूसरी डेफिनेशन ये बता रहा हूँ, if the every element of set A is an element of set B। एक एक सेट A है और उसके एलिमेंट B में भी पड़े हुए हैं, और B के सारे एलिमेंट A में पड़े हुए हैं। इफ टू सेट्स A एंड आर B इक्वल। अब अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो उनको लिखा किस तरह से जाता है? ठीक है, लिखने का जो आपके पास तरीका है सेट को, ठीक है, वो ये है कि A इज इक्वल टू B।
दो सेट्स अगर इक्वल हैं तो उसकी नोटेशन ये है कि वो इक्वल हैं। और लेट्स सपोज कि एग्जांपल है, ठीक है, एक सेट में उसने नाम दिया 1 2 3 और दूसरे में 2 3 1। अब देखा जाए तो इन दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और ये हैं भी आइडेंटिकल। तो फर्स्ट सेट के अंदर भी 1 2 3 आ रहा है और सेकेंड वाले के अंदर भी 2 1 3 आ रहा है। जस्ट अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स वो क्या है, वो सारे के सारे सेम है। इट मीन्स दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स। नाउ the next definition is the equivalent set. What is the equivalent set? इक्विवेलेंट में और इक्वल सेट में आपने कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। इक्विवेलेंट के अंदर भी आपके पास और इक्वल के अंदर इसमें एक चीज तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि उनका एलिमेंट्स का आइडेंटिकल होना भी जरूरी है या नहीं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब एग्जांपल में देखा है कि ए वाले सेट में देखो, ये लिखा हुआ है कि मेरे पास एक सेट है ए, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ए बी सी डी ई। हियर यू कैन सी, अब देख सकते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए आर 5 and the set B 1 2 3 4 5. The number of element in set B is also 5, but the elements are not same. It, अगर तो एलिमेंट सेम होते इट मीन्स कि वो इक्वल सेट्स हैं, बट here if the number of elements are the two sets are same, they are called equivalent sets. ठीक है, जस्ट उसकी कार्डिनलिटी, व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। एक सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी कार्डिनलिटी भी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास और इसका जो सिंबल है, जैसे इक्वल का ये था, तो इसी तरह से मेरे पास जो सिंबल है इक्विवेलेंट का, दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट है तो ये इसका सिंबल होता है ए इक्विवेलेंट टू बी। ये बेटा इसने सिंबल शो भी किया आपको। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट सेट की बात कर ली है। अच्छा, उसके बाद आगे जो डिस्कशन है कि मेरे पास सबसेट की बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज अ सबसेट? ठीक है, तो सारी बातें अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसेट के लिहाज से। व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट में देखें, उसकी डेफिनेशन को अगर आप रीड करें, ठीक है, if every element of a set A is if every element of set A is an element of set B, एक सेट A है उसके सारे एलिमेंट वो कहाँ पड़े हों? सेट B के अंदर पड़े हों। अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर देखो कि एक सेट A है, सेट A, उसके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 2 3 एंड 4। बात मैंने देखो क्या लिखी है, if every element of a set A is an element of set B, every element of set A, इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? B के एलिमेंट होने चाहिए। इट मीन्स के B के अंदर 2 3 4 तो है ही, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 भी कह देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इफ एवरी, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट जो A के हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं? B में पड़े हुए हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, then A is called a subset of B. It means कि ये सारे एलिमेंट A के B में मौजूद हैं, तो then A is called subset. This is a symbol of subset. Subset of B. ये इसका सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज A subset is a subset of B. इन सच केस अगर यहाँ पर देखें B वाला जो सेट है, ये अगर A सबसेट है ना B का, तो B A का क्या होगा? B का जो रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन B टू A, तो B को फिर कुछ यूं कहा जाएगा, B इज अ सुपर सेट।
of A. ठीक है, in such case we may say B is a superset of A. Symbolically this is written as B superset. B is a superset of A. There are two types of subset. Now we will discuss the types of a subset. The two types of subset. The first one is proper subset and the second one is improper subset. So proper subset. What is proper subset? The definition of proper subset is if a set A is a subset of B, if a set A is a subset of B and B contain at least one element that is not in the element of A, then A is said to be a proper subset of B. अब यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मैं एक सेट कहता हूँ A एक सेट है 2 3 4, उसने कहा कि A इज अ सबसेट ऑफ B, सबसेट होना चाहिए B का। तो इसका मतलब मैं A को तो पहले B का सबसेट बनाता हूँ कि B इस A के सारे एलिमेंट B में मौजूद कर देता हूँ। तो ये A सबसेट हो गया B का। उसके बाद उसने कहा एंड B कंटेन्स एट लीस्ट, कम से कम वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए बी का जो कि ए में मौजूद ना हो। इसका मतलब यहाँ पर बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट मैं 5 ले लेता हूँ, एक 6 ले लेता हूँ। तो मैंने तो ये बात की कि एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बी के अंदर लाजमी हो जो ए में नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ तो दो आ गए, 5 भी है 6 भी है जो ए में नहीं है। It means A is a proper subset of B. It is written as A is proper subset of B. ठीक है, ये इसका symbolical है. This is the first type of the subset. The second one is improper subset. In improper subset, both sets are equal. If A is a subset of B and A equal to B, यानी कि दोनों सेट्स क्या हो, सेम हो जाए, then we say that A is an improper subset of B. From this definition it also follows that every set A is a subset of itself and it is called an improper subset. इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो एक सेट है वो हमेशा अपने ही सेट का सबसेट होता है और वो हमेशा इम्प्रॉपर कहलाता है। अगर एक एलिमेंट A है, एक सेट A है जिसमें 2 और 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं और B एक सेट है जिसमें मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 3 और एक 2, A इज अ सबसेट ऑफ B, सारे एलिमेंट B में हैं और A और B हैं भी इक्वल। इट मींस A इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये बात है। तो आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि एन यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। यानी कि नेचुरल नंबर हमें पता ना कहाँ से शुरू होते थे, 1 से, और होल 0 से शुरू होते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। और होल जो है वो आपके पास इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही पड़े हुए हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी होते हैं। तो होल नंबर जब सबसेट है, इंटीजर्स का इंटीजर सबसेट है, रैशनल नंबर्स का और रैशनल रियल नंबर्स का सबसेट है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये जो एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ये जो मेरे पास है ये, इसमें उसने कहा है कि मेरे पास A सबसेट है C का और B सबसेट है C का। A सबसेट है C का और B भी C का सबसेट है। तो देन बट A इक्वल टू B, notice that each of sets A and B is an improper subset of the other because A and equal to B। अगर A equal to B है
तो दोनों के दोनों इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास यूनिवर्सल सेट की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये जब क्वेश्चंस को मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट, द सेट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, और इसको हमेशा डिनोट किया जाता है यू से। इसकी मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के मेरे पास एक सेट ए है, 2 और 3 उसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है, और बी सब सेट है जिसमें मेरे पास एक एलिमेंट है 3 एंड 4। यूनिवर्सल सेट इन दो सेट्स के लिहाज से बिलोंग करेगा यू से। उसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े होंगे जो कंसिडरेशन का आपके पास हो रही है जिन सेट्स की, उसके तो एलिमेंट्स होंगे लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये जो u है ये इन दो सेट के लिहाज से क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। वाई दिस इज यूनिवर्सल सेट with respect to these two sets? Because the universal sets contain all the objects or element under the consideration। हम जो कंसिडरेशन कर रहे हैं वो ए और बी की कर रहे हैं, तो इस ए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट ए में यू में पड़े हुए हैं। इट मीन्स के यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से ये बात चलती है यूनिवर्सल सेट की। और यूनिवर्सल सेट जो गिवन सेट्स होते हैं हमेशा उनमें से सबसे बड़ा सेट कहलाता है। देन व्हाट इज अ पावर सब सेट? पावर सेट is all possible subset of the given set। एक सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उनको अगर आप एक सेट के अंदर क्लोज कर दे तो वो हमारे पास पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो याद रखें कि यहाँ पर a power set of set S denoted by P of S is a set containing all the possible subset of S। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस हुई है, सी एक सेट है जिसमें ए बी सी डी एक सारे सबसेट आ रहे हैं, इसके सारे सबसेट, जो सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं उसका फार्मूला ये होता है 2⁻n। ठीक है, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, तो 2⁻4 इज इक्वल टू 16। इसके 4 सबसेट बनाए जाएंगे। पहला हमेशा एम्प्टी सेट बनाते हैं, और ये सीक्वेंस भी है, इसका तरीका भी है, पहले एम्प्टी का बनाएंगे फिर आप सिंगलटन बनाते जाएं। ठीक है, सारे के सारे सिंगलटन बना लिए, उसके बाद फिर आप फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करेंगे। यहाँ पर ए को फिक्स किया, ए का फिर बी के साथ, फिर ए को फिक्स करते रहना है, ए का फिर सी के साथ, ए का डी के साथ। पहला फिक्स हुआ था, अब बी को फिक्स कर लें, बी का सी के साथ और बी का फिर डी के साथ। अब सी को फिक्स किया, सी का डी के साथ। तो ये डबल टन एलिमेंट्स बन गए, दो दो एलिमेंट्स वाले सेट बन चुके हैं। अब दो एलिमेंट्स को फिक्स करना है, फर्स्ट 2 को फिक्स कर लेंगे, ए और बी को फिक्स किया और सी के साथ, ए बी फिक्स किया और डी के साथ। अब ए बी फिक्स था, अब ए और सी को फिक्स कर लेते हैं, ए सी फिक्स किया और डी के साथ। फिर ए सी फिक्स हो गया तो इसका मतलब अब बी और सी को फिक्स करना है, बी सी फिक्स किया फिर डी का सी के साथ। ये 15 एलिमेंट तो बन चुके हैं, लास्ट वाला इटसेल्फ बनता है ए बी सी और डी, जो कि 4 एलिमेंट। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सारे सबसेट बनाने के बाद ये लास्ट पे आपको एक ब्रैकेट फिर से नजर आ रही है, ये सेट की है। अगर सारे सबसेट को दोबारा से एक सेट की ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाए तो वो उसका पावर सेट कहलाता है, यानी कि पावर सेट ऑफ सी। इसी तरह से डी एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसके सबसेट 2 बनने हैं, जो कि एम्प्टी और इटसेल्फ बनेगा, उसको फिर क्लोज किया ब्रैकेट के अंदर, तो ये पावर सेट बन गया। इफ एस इज अ फाइनाइट सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास एन ऑफ एस है, यानी कि एम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, देन नंबर ऑफ elements in the power set 2⁻m, where the m is the number of element of the power set। ठीक है, m जो है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर हमने 3.1 से रिलेटेड जो आपके पास जितना भी कोर्स था, डेफिनेशंस थी, उन सारों को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो होपफुली आपको ये समझ आया है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।